का विषय निर्धारित किया है। राष्ट्रकुल देश ब्रिटिश शासन के अधीन रहे एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप महाद्वीप के 56 देशों का एक संघ है। विश्व की लगभग 1/3 आबादी, जिनमें विभिन्न धर्मों, जाति, संस्कृति, संप्रदाय, परंपराओं को मानने वाले नागरिकों का समूह राष्ट्रकुल में सम्मिलित है। इस मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार, भाईचारा, आपसी एकता और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। आइए हम सब राष्ट्रकुल दिवस पर दिवस का विषय स्थायी और शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण करना के मूल मंत्र को मानते हुए इस अवसर पर राष्ट्रकुल परिवार के 56 देशों के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, असमानता, आतंकवाद और गंभीर चुनौतियों का समाधान खोजने और सभी देशों के मध्य शांतिपूर्ण एवं खुशहाल वातावरण तैयार करने में अपने मानवीय कर्तव्यों के उत्तम निर्वहन का संकल्प लें। आप सभी माननीय सदस्यों को पुनः राष्ट्रकुल दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि लोकसभा के पूर्व सांसद श्री सोहन पोटाई जी का दिनांक 9 मार्च 23 को निधन हो गया है। सोहन पोटाई का जन्म 29 अप्रैल 58 को ग्राम बाबू दबेना, जिला उत्तर बस्तर कांकेर में हुआ था। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। उन्होंने एमए समाजशास्त्र तक शिक्षा प्राप्त की थी। वे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर कांकेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। प्रथम बार सन 1998 में तथा तदनुसार उनकी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर ही कांकेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 99, 2004 और 2009 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे लोकसभा की रेल संबंधी समिति, सूचना और प्रौद्योगिकी समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति सहित अन्य समितियों के सदस्य रहे। उनकी सामाजिक उत्थान तथा रचनात्मक कार्यों में विशेष अभिरुचि थी। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता और समाज सेवी को खो दिया है। अध्यक्ष जी, आदरणीय सोहन पोटाई जी के साथ हम लोगों ने राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में बहुत काम किया है। 9 मार्च को उनका निधन हुआ। ग्रामीण परिवेश से आते थे। भारतीय जनता पार्टी से 4 बार कांकेर संसदीय क्षेत्र से वो निर्वाचित होके गए। क्षेत्र के विकास के लिए पार्लियामेंट की सभी कमेटियों में जहां जहां भी वो उनकी उपस्थिति रही, वो हमेशा अपनी बात रखते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि संपूर्ण बस्तर के विकास के लिए वो हमेशा चिंतित रहते थे। हम लोगों ने ये देखा कि राजनीतिक रूप से जब वो सांसद नहीं रहे तो ट्राइबल क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में ट्राइबल फोर्स का उन्होंने लीडरशिप किया। और न केवल अकेले बस्तर में, लगातार सरकार के विभिन्न योजनाओं के लिए, सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए यहाँ की बैठकों में भी उनके साथ हम लोगों का लगातार संपर्क होते रहा है। तो राजनीति के अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी आदरणीय सोहन पोटाई जी काफी एक्टिव थे। अपने समाज के उत्थान के लिए लगातार वो प्रयासरत रहते थे। उनका जाना निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में और विशेष रूप से बस्तर के क्षेत्र में जो एक आदिवासी नेतृत्व का वो आधार स्तंभ थे, हम ये मान के चलते हैं कि अपूरणीय क्षति है। मैं अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 9 मार्च को श्री सोहन पोटाई जी का निधन हुआ। वे कांकेर लोकसभा क्षेत्र से 4 बार सांसद रहे। माननीय अध्यक्ष जी, श्री सोहन पोटाई जी 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा, 14वीं एवं 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे।
वे लोकसभा के महत्वपूर्ण कमेटियों के मेंबर रहे और बस्तर में एक मुखर आवाज के रूप में वो जाने जाते थे, पहचाने जाते थे। किसान पृष्ठभूमि के नेता थे, बस्तर के सुदूर गांव के रहने वाले थे। चाहे वो सदन हो या सड़क, सोहन पोटाई जी वहां के आदिवासी भाई, वनवासी भाई और आम जनता की जो पीड़ा है उसके प्रतिबिंब बन करके वो सदन में अपनी बात को बड़ी मुखरता के साथ में रखते थे। भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन पार्टी से अलग हुए उसके बाद भी वे वहां के लोगों की आवाज को बड़ी दबंगता के साथ में सड़क में उठाते रहे। अनेक आंदोलनों का उन्होंने नेतृत्व किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सोहन पोटाई जैसा जुझारू नेता मिलना मुश्किल है। वे एक संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी थे, जुझारू थे और जब तक रहे वो सक्रिय रहे। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारजनों को और स्नेहीजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। मोहन सिंह मरकाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय सोहन पोटाई जी का जाना बस्तर के लिए, आदिवासी समाज के लिए अपूर्ण क्षति है। जब तक जिए एक शेर की तरह जिए, बस्तर की विकास के लिए, आदिवासी समाज के विकास के लिए, प्रगति के लिए लगातार लड़ते रहे। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने एक पोस्टमैन की नौकरी से शुरुआत की। उस समय हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, जब उनसे हम मिलते थे, हम लोग भी स्टूडेंट थे तो मिलते थे। उनके मन में हमेशा ये रहती कि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं, सांसद बनना चाहता हूं और बस्तर के विकास के लिए, बस्तर की आवाज मैं दिल्ली में बनना चाहता हूं। 4 बार के सांसद रहे और सांसद कार्यकाल में भी हमेशा अपनी बात प्रमुखता से संसद में रखते थे माननीय अध्यक्ष जी। और कहीं ना कहीं उनका जाना आज हमें लगता है, आज उनकी कमी महसूस होती है। वे सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे माननीय अध्यक्ष जी और हमेशा आदिवासी समाज के हक और अधिकार की बात हमेशा करते रहे, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो या बस्तर की जल जंगल जमीन के मुद्दे हो या वन अधिकार पट्टे की बात हो या जो भी मुद्दे हो। जल जंगल जमीन जो अक्सर कहा जाता है तो आवाज बनकर रहते थे। सोहन पोटाई जी हमेशा आदिवासी समाज के प्रेरणा रहे हैं और आगे भी रहे। उनका जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति है। मैं अपने दल की ओर से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, सत सत नमन करता हूं। इस दुख की घड़ी में परिवारजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सोहन पोटाई जी एक बस्तर की बुलंद आवाज थे। अगर बस्तर के नेताओं में हम नाम लें तो बलीराम कश्यप जी के बाद बस्तर के मुद्दों को उठाने वाले कोई व्यक्तित्व थे तो सोहन पोटाई जी थे। हमारे मित्र थे, मेरे तो पारिवारिक सदस्य जैसे थे। उन्होंने एक बार विधायक का चुनाव भी लड़ा, परंतु उसमें सफलता प्राप्त उनको नहीं हुई। और एक ऐसा व्यक्तित्व जो बस्तर की आवाज बनकर पूरे देश में गूंजा और जिसने अपना एक स्थान बनाया और बाद में सर्व आदिवासी समाज के नाम से उन्होंने काम शुरू किया और आदिवासियों की कठिनाइयों को, उनकी तकलीफों को उन्होंने बुलंद किया। अचानक उनको कैंसर हो गया। पिछले 6 महीनों से वो जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे और एक ऐसा व्यक्तित्व, शायद ये समय उनका नहीं था कि वो हमारे बीच से चले जाए, परंतु वो हमारे बीच में नहीं रहे। हम उनकी आत्मा को शांति
मिले ये प्रभु से कामना करते हैं। उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति मिले ये प्रभु से कामना करते हुए मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से उनके प्रति बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। शिशुपाल सोरेन जी। पूरा हमारा बस्तर और पूरा आदिवासी समाज स्तब्ध है। वो एक आदिवासी समाज के एक प्रखर आवाज बनकर उभरे थे और किसी भी मुद्दे पे हो, वो जहां समाज की बात आती थी, पार्टी के लीक से हटकर भी वो अपनी आवाज को बुलंद करते थे। आपका व्यक्तित्व एक निष्पक्ष और बिना किसी बात की परवाह किए सच्चाई को बोलने की एक मादा होता है, वो मादा उसमें था। बहुत सारे लोगों को इससे परेशानी भी होती थी, किंतु मैं समझता हूं कि यही उनकी ताकत थी कि किसी भी बात को निष्पक्षता के साथ आवाम के सामने रखना। इसीलिए लोग उनको इतना प्यार करते थे और इसीलिए उन्होंने एक लंबा संसदीय इतिहास में 4 बार लगातार कांकेर विधानसभा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होते रहे और उनका जो गांव है मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही आता है और उनका हमारा पारिवारिक संबंध भी था और हर मुद्दे पे हम लोग बहुत सारी लड़ाइयां भी हमारे समाज के लिए साथ में मिलकर लड़ा। जब वो सांसद थे, जब मैं प्रशासकीय सेवा में थे, तब भी हम लोगों के बीच एक ऐसा तालमेल था कि हम सामाजिक मुद्दे पे साथ आकर बस्तर के और समाज के आवाज को बुलंद करते थे। ऐसे व्यक्ति के आकस्मिक रूप से चले जाने से पूरे बस्तर संभाग को, हमारे पूरे जनजातीय समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं भगवान बड़ादेव से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दें और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करें। मोहिले जी। मोहिले जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पोटाई जी अपने साथ 4 बार सांसद थे और सांसद में अपने आवाज को बुलंद करने के लिए अनेक प्रश्न उठाते थे। अपने हम साथी के रूप में थे, मैं भी उनके सहयोगी थे, मेरे सहयोगी थे, एक ही हम नॉर्थ एवेन्यू में रहते थे। आदिवासी समाज के उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी, उन्हें पार्टी से भी अपने मतलब हंगामा करने में कम नहीं थे, साहसी थे और समाज को उन्होंने अच्छे नाम किया और आदि समाज को आगे बढ़ाने में, यहाँ तक आदिवासी समाज ही मुख्यमंत्री बने, ऐसी उनकी लड़ाई में भूमिका थी और ऐसे साहसी वो मैं धन्यवाद भी देता हूं और श्रद्धांजलि भी देता हूं। कौशिक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सोहन पोटाई जी का व्यक्तित्व और कृतित्व देखें तो एक दबंग नेता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। लोकप्रियता की यदि बात करें तो एक बार चुनाव जीतने के बाद में दोबारा दिक्कत आती है, लेकिन लगातार 4 बार लोकसभा के चुनाव जीते हुए और उसके साथ में पार्लियामेंट के अंदर में जल है, जमीन है, जंगल है, ये आवाजें भी उनके द्वारा बुलंद की गई। आप सहजता और सरलता को भी हमने देखा है उनकी, कि कोई भी आए तो कभी मिलने से इंकार नहीं किया और कभी ये एहसास भी क्षेत्र में नहीं कराया कि मैं एक सांसद हूं, बल्कि जो बड़ा भाई छोटा भाई का एक जो व्यवहार है उन्होंने अपने जीवन में निभाया है। समाज के लिए काम करने में दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उन्होंने समाज को प्राथमिकता दी और हमेशा उसके लिए संघर्ष उन्होंने जीवन में किया। जब सांसद रहे तो काम करते रहे, जब सांसद नहीं थे तो भी वो काम करते रहे और पूरे प्रदेश का दौरा करके एक आदिवासी समाज में लेकर के उनको चलने का काम किया। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया। जो मूल उनकी सोच थी, जो शोषण मुक्त समाज की रचना करना है,
और उसके साथ में दलित है, शोषित है, उनको समाज के मुख्य धारा में लाना, ये उनकी राजनीति की एक अहम हिस्सा रही है। निश्चित रूप से सोहन पोटाई जैसे नेता को हमने खोया है और ये अपूर्णीय क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। लखमा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सोहन पोटाई कांकेर से 4 बार सांसद थे। हर सांसद नहीं होने के बाद हमारे सर्व समाज के अध्यक्ष थे। बस्तर का आवाज, आदिवासी का आवाज से सांसद रूप में हो, सांसद के बाद भी जब परिसीमन हो रहा था, बस्तर लोकसभा क्षेत्र सामान्य होने जा रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी में रहकर उसी सरकार से खिलाफ भी लड़ा है कि ये सीट बिल्कुल एग्रीमेंट नहीं होगा, आदिवासी सीट रहेंगे। अगर आज उस बस्तर लोकसभा सांसदीय क्षेत्र आदिवासी के नाम से बचा है तो उन्हीं के कारण बचा है। बहुत आंदोलन किया, बड़े बड़े नेता लोग साथ लड़ा और आदिवासी सीट बचाने में कामयाब हुआ है। और उसके बाद जब उसी के लड़ाई के कारण उसको टिकट भी नहीं मिला, वो आरा कभी नहीं, 4 बार लगातार जीता और आरा नहीं, टिकट नहीं मिलने के कारण आदिवासी समाज के, सर्व समाज के अध्यक्ष बना। लगातार प्रयास कर रहे थे, सरगुजा से लेके बस्तर तक आदिवासी का आवाज बुलंद करने में। हमारा ऐसा आदिवासी नेता हमारा बीच में नहीं होने से आदिवासी समाज को बहुत दुखी पहुंचा है। और साथ में वो जब भी हॉस्पिटल में, मैं एम्स में भर्ती था, वहां भी गया था, और रायपुर में मेरे आवास में उसके बाजू में मकान है, लगातार मैं मिलता रहा। लेकिन 7-8 महीना लगातार बीमार होने के बाद भी उस आदमी का मैं देखा हौसला और ताकत, आदिवासी के प्रति उसका आवाज नहीं निकाल रहा था। जब अभी बानू का चुनाव लड़ रहे थे तो उसको हमेशा फिक्र कर रहा था कि आदिवासी समाज का मेरा जो प्रत्याशी लड़ रहा है कैसा होगा, वो उंगली से बात कर रहा था और सब लोग को राय दे रहा था। इतना हिम्मत करने वाला नेता पहला बार मैं देखा हूं। आज हमारा बीच में नहीं है। मैं आदिवासी समाज के तरफ से और बस्तर के जनता के तरफ से उसको श्रद्धांजलि देता हूं। और ऊपर से हमारे ऊपर मालिक से यही निवेदन करते हैं कि उसके सराहन में स्थान दे और उसके परिवार को ताकत देने का शांति मदद करे। यही आशा के साथ हमारे जो आदिवासी नेता है कोये हैं, हम लोग को बहुत तक रहा है, अपने बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। संतराम नेताम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सोहन पोटाई जी जब अपने जीवन की शुरुआत किए तो मेरे ब्लॉक विश्रामपुरी से उन्होंने पोस्ट ऑफिस की नौकरी शुरुआत किए। उस समय हम लोग छोटे छोटे थे। जब 2013 में जब मैं पहली बार विधायक बन के आया तो राजनीतिक झड़प उनसे हुई। तो शाम के मुझे बुलाकर बोले कि आप अभी नए हो और ये राजनीति में चलते रहता है, इसको माइंड नहीं करना। इस प्रकार से सोहन पोटाई जी लगातार एक अपने आप में इतिहास है अध्यक्ष महोदय की 4थी बार कांकेर लोकसभा से सांसद रहे। और दिल्ली में बहुत से हमारे माननीय सांसद लोग जाते हैं लेकिन पार्लियामेंट में अपनी बात को नहीं रख पाते थे, पर सोहन पोटाई जी बस्तर की आवाज को, आदिवासियों के जो तकलीफ को दिल्ली के संसद में, भवन में उन्होंने रखने का काम किए। इसलिए हम लोग पूरे बस्तर के हमारे आदिवासी समाज, उनके नाम पे एक हमारा एक घमंड भी कहना चाहिए अध्यक्ष महोदय। उनकी जो आवाज थी आदिवासियों के लिए, वो एक दबंग नेता के रूप में सामने आए और कोई भी अपनी बात राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठ के समाज के हितों के लिए भी उन्होंने काम किया। अभी कुछ सालों से वो आदिवासी समाज के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। 9 तारीख को उनका अचानक चले जाने से हमारे पूरे आदिवासी समाज बस्तर के लिए और राजनीतिक भी हमको बहुत क्षति हुई है। मैं इस मौके पे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के जो दुख है उसको सहन करने की क्षमता दे। धन्यवाद। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। दिवंगत के सम्मान में अब सदन कुछ देर मौन धारण करेगा।
ओम शांति शांति। दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्रवाई 10 मिनट तक स्थगित। लोक कथा, लोक गाथा, आख्यान और पुराण कथाओं का भरा पूरा संसार हमें उपलब्ध है। माता कौशल्या का पौराणिक मंदिर रायपुर के पास स्थित गांव चंदखुरी में है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1973 में हुआ। प्रतिवर्ष यहाँ भव्य समारोह संपन्न होता है। भानुमंत दक्षिण कौशल के राजा थे। इतिहासविद बताते हैं कि भानुमंत राजा की बेटी थी भानुमति। चूंकि यह कौशल के महाराजा दशरथ की पटरानी बनकर गई, इसलिए उनका नाम कौशल्या पड़ा। कैकई देश से आई कन्या कैकई और सुमात्रा देश से आई बिटिया सुमित्रा कहलाई। हमारे दक्षिण कौशल से गई बिटिया कौशल्या ने ही विश्ववंद्य सुपुत्र श्री राम को जन्म दिया। श्री राम को सदा धीरज रखकर संग्राम जीतने और हर स्थिति में विवेक रखते हुए सबके हित के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का संस्कार भी माता कौशल्या ने दिया। गोसाई तुलसीदास ने बंधव कौशल्या दिसी प्राची लिखकर छत्तीसगढ़ का वंदना किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जननी माता कौशल्या का मंदिर पूरे भारत में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में एकमात्र चंदखुरी में स्थित है। चंदखुरी एक छोटा सा ग्राम है जिसकी आबादी लगभग 7 से 8 हजार है। रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के चंदखुरी ग्राम में स्थित माता कौशल्या का यह मंदिर विलक्षण है। चंदखुरी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 27 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है। पुरातात्विक दृष्टि से मूल मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में सोमवंशी नरेशों द्वारा कराया गया था। समय समय पर जीर्णोद्धार होने के फलस्वरूप मंदिर का मूल वास्तु रूप वर्तमान में विलुप्त हो चला है। मंदिर के वर्तमान स्वरूप का जीर्णोद्धार विक्रम संवत 1973 में किया गया था। यह मंदिर ग्रामवासियों एवं चंदे की राशि से निर्मित बताया जाता है। माता कौशल्या का यह मंदिर जलसेन तालाब के बीचों बीच स्थित है। चारों ओर तालाब की जल राशि एवं मध्य मंदिर की छटा चांदनी रात में मनमोहक बनती है। इस मंदिर की नैसर्गिकता, सुंदरता एवं रमणीयता अत्यंत बढ़ जाती है। प्राकृतिक सुषमा के अनेक दृश्य इस स्थल पर दृष्टिगत होते हैं एवं श्रद्धालुओं का मन मोह लेते हैं।
इस मंदिर में माता कौशल्या की गोद में बाल रूप में भगवान श्री राम की प्रतिमाएं स्थापित है। द्वारपाल के रूप में मां काली एवं मां सरस्वती की मूर्ति विद्यमान है। मां सरस्वती की मूर्ति के बाद में लगाई गई है। माता कौशल्या का यह मंदिर पत्थर एवं ईंटों से निर्मित है। यह मंदिर 18 एकड़ के जलसीन तालाब के मध्य में स्थित है। शरद एवं बसंत दोनों नवरात्र में श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में ज्योति कलश की स्थापना की जाती है। कुछ वर्ष पूर्व तक मंदिर दर्शन हेतु नौका द्वार मंदिर तक जाना पड़ता था। मंदिर का पुजारी श्री माता की पूजा करने नाव से ही मंदिर जाया करता था। 2 वर्ष पूर्व ही तालाब पर सेतु बन जाने से माता कौशल्या का द्वार श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए हमेशा खुला रहता है। छत्तीसगढ़ में श्री राम ने वनवास का 10 वर्ष बिताया। यह कौशल प्रदेश राजा भानुमंत ने अपने दामाद महाराज दशरथ जी को दहेज में दिया था। यह मान्यता है। कौशल देश भी श्री राम के ही अधीन था, इसलिए वे विकल्प के रूप में यह कह सकते हैं कि रावण को कोसलाधीश बना देंगे। इस तरह कौशल अयोध्या ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों की एक सूत्र में बंधी थी। छत्तीसगढ़ सबको आसरा देकर गर्वित होता है। यह इसकी परंपरा है। श्री राम की माता छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या जी का भव्य धाम भी, यह कल्पना अब साकार होने वाली है। साधु संतों का साथ छत्तीसगढ़ के शीर्ष राजनीति इस दिशा में है। एक ही स्थान पर इतिहास के समस्त सूत्रों को महसूस कर सकें, ऐसी परिकल्पना है। छत्तीसगढ़ के निरभ्र आसमान में युग युगों से रोशनी देने वाले सितारे चमक रहे हैं। उन्हीं में से एक माता कौशल्या जी हैं। आशा है छत्तीसगढ़ उनके आशीष से निरंतर आगे बढ़ेगा, यश के शिखर को छू सकेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री मोहन मरकाम जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था। माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है। मेरा पूरक प्रश्न माननीय मंत्री जी से है, क्या कोंडागांव जिला निर्माण समिति के कार्यों के जब आ गया क्रियान्वयन हेतु कार्यपालन अभियंता जब उत्तर आ गया ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोंडागांव नोडल एजेंसी निर्धारित है? यदि हां तो कब से? अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, उत्तर में ही माननीय मंत्री जी एक जी क्या है
उस दिन आसंदी ने मोहन मरकाम जी के प्रति बड़ी सदाशयता दिखाई, आधा भाषण को पूरा मान लिया गया। यहां से गए कोंडा पार को, वहां से कलेक्टर ने भगा दिया, अभी काम पूरा नहीं हुआ, उद्घाटन नहीं कर सकते कहीं। वो दोनों जगह लटक गए बेचारे, न इधर के हुए न उधर के हुए। हमारे पास सही खबर तो रहता नहीं। मरकाम जी ना इधर के रहे ना उधर के रहे, फिर क्या बोल गए ये बताओ आप। एक तो चलिए प्रश्न काल है। उपाध्यक्ष जी और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी को 2 बार बेचारे बोले, उसको विलोपित कर दीजिए। एक तो बेचारे नहीं है, समझ लेना, हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय। बेचारे तो इसलिए कहना जरूरी है कि कुछ हटाने में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री हटाने में लगे हैं, आपके पड़ोसी बचाने में लगे हैं, तो बेचारे ही है। अरे भैया, आपको दूसरों के घर की चिंता क्यों रहती है? अपनी चिंता कर लो ना। 15 साल में 15 और अब कितने? आजकल आपको भारी उत्तेजना हो रही है? चलिए प्रश्न काल है। माननीय मंत्री जी, नेता अन्य नेता मानते हो नहीं? चलिए मंत्री जी। उपाध्यक्ष जी, आदरणीय मोहन मरकाम जी ने जो पूछा है, उन्होंने आरएस डिपार्टमेंट को कार्य आवंटन के बारे में पूछा है। नोडल एजेंसी के रूप में 2 एजेंसी एक साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो नक्सली क्षेत्र है और शासन का ये आदेश है कि इसके लिए जिला निर्माण समिति का गठन किया जाएगा। आदेश की कॉपी भी मैंने आपके उत्तर में लगा हुआ है। तो जिला निर्माण समिति के द्वारा, और ये भी अधिकार है कि कलेक्टर जो है वो नोडल अधिकारी अध्यक्ष के रूप में या समिति के रूप में नामजद कर सकता है। तो आरएस के ई को किया हुआ है। आपने प्रश्न किया है नोडल आरएस को नोडल विभाग के रूप में काम दिया गया है क्या, इसलिए निरंग बताया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी 424 काम जिस अवधि का आपने पूछा है 3 साल का, आपके कोंडागांव में हुआ है लगभग 69 करोड़ रुपए का, और ये इसमें लगभग 340 भवनों का काम है और 84 सामग्री क्रय विभिन्न प्रकार के काम हैं। इस प्रकार के काम वहां संपादित किए गए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। आरएस निर्माण एजेंसी है, भवन बनाती है, ये करके लगभग 7 करोड़ से अधिक राशि वो सप्लाई का काम, मतलब आरएस कब से सप्लाई का भी काम करने लग गई है? मैं वही तो जानना चाहता हूं कि कब से सरकार में सब संभव है, मतलब कब से सप्लाई का काम कर रही है? निर्माण एजेंसी आरएस है, वहां तक तो ठीक है, मगर वो सप्लाई का भी काम मतलब आरएस भी करने लगी, मैं वही जानना चाहता हूं। भूपेश है तो भरोसा है। अच्छा लगा अजय जी ने नारा लगाया, भूपेश है तो भरोसा है। मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। ये पूरा प्रदेश की जनता का है। आपने प्रश्न किया विभाग कब से सप्लाई कर रही है। मैंने फिर से कहा 2 एजेंसी एक साथ काम नहीं, वहां निर्माण समिति ही नोडल एजेंसी है, जिसके भार साधक के रूप में आरएस के ई को दिया गया, उसके द्वारा ये कार्य कराया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोंडागांव के पद पर किस अधिकारी को पदस्थ किया गया है? उक्त अधिकारी को क्या किसी अन्य विभाग का भी प्रभार दिया गया है? यदि हां तो वर्तमान में किन किन विभागों का प्रभार उक्त अधिकारी के पास है? अधिकारी का मूल पदस्थापना विभाग कौन सा है? उक्त अधिकारी कोंडागांव जिले में कितने वर्षों से है? क्योंकि वही 5-6 मतलब विभागों का संभाल रहा है। जो बातें आ रही माननीय उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष जी, एक काम के सिलसिले का प्रश्न था, कौन कौन अधिकारी कितने कितने पद में है, मैं जानकारी आपको उपलब्ध करा दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कोंडागांव में आप भी उसी जिले से आते हैं, उसी जिले से आ रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डीएमएफ राशि का जो जिस ढंग से बंदर बाट हुआ है, लगभग 7 करोड़ रुपया कागजों में मतलब जो सप्लाई का काम किया गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, आप नाम उसका उजागर क्यों करना नहीं चाहते, और क्या उजागर करना क्यों नहीं चाहते, और किस किस विभाग में वो व्यक्ति पदस्थ है, और वही व्यक्ति हर काम कैसे देख रहा है? और सबसे बड़ी बात, आप आरएस को निर्माण एजेंसी का काम देते हैं, निर्माण का काम देते, वो सप्लाई का भी काम कर रहा है, अन्य काम भी कर रहा है, तो
क्या इसको विधानसभा की समिति से जांच कराएंगे और दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? मेरा सीधा सीधा आरोप है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 7 करोड़ रुपए जो डीएमएफ का पैसे का इन्होंने बंदरबाट किया है, इसकी विधानसभा से जांच कराएंगे क्या? 30 करोड़ है आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है, आपको तत्काल यही घोषणा करना चाहिए। हाँ, त्याग पत्र दे देना चाहिए। आ रहा है मंत्री जी का, आप लोग बाद में एक आदमी खड़े होकर बोल सकते हैं। सौरभ भाई, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष प्रकट कर रहा है। चलिए मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप लोग सामने रहिए। माननीय उपाध्यक्ष, बोलिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है और पूरे प्रदेश में डीएमएफ फंड का जिस तरीके से बंदरबाट हो रहा है, लूट हो रहा है, कमीशन खोरी हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय और माननीय मोहन मरकाम जी ने जो प्रश्न उठाया है, इस पर तत्काल सदन की जांच कमेटी से जांच होना चाहिए। आज कमेटी गठित करने का आदेश दे दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलिए। डीएमएफ फंड का पैसा का पता अभी तो चल रहा है, लेकिन 15 साल तक डीएमएफ फंड का पैसा कहाँ गया आज तक किसी को पता नहीं चला है। कितने अरे नहीं, मैं सच बात बोल रहा हूँ। आप चलिए वोरा साहब आने दीजिए उत्तर, आपका बात आगे। चलिए आप बताइए। उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रश्न लगाया, मामला बड़ा गंभीर है। हम तो अपने अध्यक्ष जी को धन्यवाद भी देंगे, गंभीर मामला को उन्होंने उठाया है और हमने कहा ना कि जो कार्य हुए हैं उसकी जानकारी आपको दे दिया गया है। माननीय मोहन मरकाम भाई साहब ने जो पूछा है, क्रय विभाग के द्वारा, माननीय उपाध्यक्ष जी फिर से कह रहा हूं, निर्माण समिति के द्वारा किया गया। नंबर 1 की बात की है, पूरा उत्तर आने दीजिए। दूसरा, आदरणीय मरकाम साहब ने पूछा है कि वहां कौन अधिकारी है। अरुण कुमार शर्मा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। सत्यनारायण शर्मा नहीं बोला, आप क्यों चौंक रहे? अरुण कुमार इधर भी बैठे। बोरा है कि शर्मा है? अरुण कुमार शर्मा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। आपने कहा कौन कौन से पद में है? ये आरईएस के भी प्रभार में है और पीएमजीएसवाई के प्रभार में। चलिए नारायण चंदेल जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंतिम मसला, लगभग मैंने सीधा आरोप लगाया, लगभग 7 करोड़ रुपए का जो सप्लाई हुआ है उसमें बहुत ज्यादा बंदरबाट हुआ है। क्या उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? चलिए अग्रवाल साहब आप आ जाइए, एक मिनट आ जाइए। जांच आ रहा है, एक साथ उत्तर दे देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जांच कराएंगे क्या? तो इस कमेटी के, विधानसभा की कमेटी से जांच कराएंगे क्या और दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? ये दोनों मोहन मरकाम जी और मोहन जी दोनों का एक साथ दे देंगे आप। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो निर्माण एजेंसी है, क्या निर्माण एजेंसी को क्रय करने का अधिकार भी है क्या? सप्लाई क्रय करने का अधिकार भी है क्या? और अगर उसको अधिकार है तो माननीय सदस्य जिस बात को कह रहे हैं कि 7 करोड़ रुपए का बंदरबाट हुआ है, तो क्या मंत्री जी उसकी जांच करवाएंगे क्या? ब्रिजमोहन जी के पहले प्रश्न का अधिकार है। जी हां, अधिकार है, क्योंकि ये आप ही के समय का ये निर्देश है। मैं पढ़ के उसको पूरा नहीं सुनाऊंगा, उसको अधिकार है और कलेक्टर को ये अधिकार है कि जिसको भी वो नोडल बनाना चाहे वो बनाए। उसी के तहत ये आदेश हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, आदरणीय मरकाम साहब कह रहे हैं कि पूरा 7 करोड़ का बंदरबाट हुआ है। अध्यक्ष जी, अगर ऐसी स्थिति है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि पूरा 7 करोड़ के इस तरीके से बंदरबाट हुआ होगा, लेकिन हमारे जिम्मेदारी से प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रश्न किया है, इसकी जांच कराना है, तो मैं यहां राज्य स्तर के अधिकारी भेज करके इसकी जांच करा लूंगा। चलिए हो गया, हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वो आगे जांच करा देंगे। से कहना चाहता हूं, मुझे पूरा उम्मीद है कि उस व्यक्ति ने पूरा बंदरबाट किया है, उसके ऊपर कार्रवाई आप करेंगे। हो गया, जांच का आदेश हो गया। नारायण चंदेल जी, समिति से आप जांच कराएंगे, घोषणा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं विधानसभा की समिति से आप घोषणा करेंगे और हम लोगों के वहां के 3 विधायक हैं, उसमें 2 एक तो विधानसभा उपाध्यक्ष है, हम 2 विधायक हैं, 2 विधायकों को उस
समिति के सदस्य बनाने की घोषणा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं हम उस जिले में 3 विधायक हैं, 2 विधायकों को उस समिति का सदस्य नियुक्त करने की घोषणा करेंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वो कितने आज भय मुक्त होकर के बोल रहे हैं। पहली बार क्या हो के भय मुक्त फोटो आप लगाए नहीं, अधिवेशन में बयान दे दिए हैं कि वो हटने वाले हैं, सरगुजा से बनने वाले हैं। तो अब ऐसा प्रश्न नहीं पूछेंगे तो और कैसा पूछेंगे? इसलिए आप कृपा करके धड़ाधड़ जवाब दीजिए। चलिए अब हम भावना का सम्मान करिए। उपाध्यक्ष जी जी विधानसभा की कमेटी से जांच कर, बहुत 7 करोड़ का मसला है और 3 साल का ये खरीदी की बात छोटा है। नहीं, मैं छोटा नहीं बोला। मैंने कहा कि 3 साल की खरीदी का आदरणीय अध्यक्ष जी ने बेहद जवाबदारी से ये प्रश्न किया है। उन्होंने कहा भी कि बहुत जागरूक जिला है, वहां के विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, खुद प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं अगर माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं। लेकिन मैंने कहा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य स्तर के अधिकारी से जांच कराने का निर्देश जारी कर दूंगा और केवल निर्देश नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 महीना का टाइम लिमिट कर देता हूं। और ये समझ लीजिए, चूंकि ये तो बहुत पुराने कार्यकाल के पूरे मसले हैं, 1 महीना के अंदर जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई किया श्री नारायण चंदेल साहब, माननीय उपाध्यक्ष विधानसभा की समिति से जांच कराने में क्या परेशानी? चलिए वो तो विधानसभा की समिति से कराने में क्या परेशानी? के मामले में जांजगीर का भी मामला आया था, उसमें भी कहा था जी, तो डीएमएफ में लगभग 50% का तो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जग जाहिर है। और ऐसे गंभीर मामले में पब्लिक एक्सचेकर के पैसे को बर्बादी हो रही है। तो आपसे कहेंगे कि माननीय सीनियर सदस्य मोहन मरकाम जी बोल रहे हैं विधानसभा की समिति की घोषणा आप तो क्या उसमें क्या आपत्ति है माननीय उपाध्यक्ष? वो माननीय चलिए अब वो जांच के नारायण चंदेल साहब, चलिए नारायण चंदेल साहब से जांच कराने में हो गया, वो जांच के आने के बाद एक बार कर देंगे। माननीय उपाध्यक्ष शर्मा साहब आने दीजिए प्रश्न। माननीय उपाध्यक्ष जी, ये बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की मंत्री के सामने क्या हैसियत है। जांच हो रही है। अध्यक्ष जी बार बार मांग कर रहे हैं कि सदन की समिति बनाकर चलिए जांच होगा, माननीय बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपका नाम भी माननीय सदस्य ने लिया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सदन समिति से जांच करवाने में आपत्ति क्या है? चलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहिर्गमन कर दे। मेरा प्रश्न जो है गोधन न्याय योजना से संबंधित है और गोबर खरीदी से संबंधित है। एक राणा उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉक्टर रमन सिंह जी का प्रश्न है और नेता प्रतिपक्ष जी पूछ रहे हैं। इसके आगे भी बहुत सारे विद्वान सदस्यों का गोधन न्याय, गोबर खरीदी और गौठान पे प्रश्न लगा है। सौरभ जी का भी लगा है, रजनीश भाई साहब का भी लगा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत गोबर और गोधन न्याय का सम्मान पूर्वक प्रश्न करना। पहले दिन से माननीय अजय चंद्राकर जी बहुत व्यंग्यात्मक प्रश्न लगातार कर रहे थे। अब इसकी महत्ता का समझ लीजिए, गंभीर प्रश्न करिएगा आप। चलिए आप गंभीरता से उत्तर देना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, बाकी तो प्रश्न के जो उत्तर आए हैं, फिगर आए हैं, वो मैंने देखा है। ये प्रश्नाकित अवधि में खरीदे गए गोबर से कितने क्विंटल वर्मी कंपोस्ट, गोकास्ट एवं सुपर कंपोस्ट का उत्पादन किया गया है तथा कितनी कितनी राशि इससे प्राप्त हुई है? खाद की खराब गुणवत्ता को लेकर कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? प्राप्त शिकायतों पर क्या क्या कार्यवाही अब तक की गई, कृपया बता दें। चलिए मंत्री जी। प्रश्न बहुत डिटेल है माननीय उपाध्यक्ष जी, तो उत्तर तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। बता दीजिए। पॉइंटेड सुन भैया, साला पॉइंटेड पूछे है। टोटल गोबर खरीदी के बारे में इनका प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय। योजना प्रारंभ 15/2/2023 तक जो गौठान स्वीकृत हुए थे, लगभग 4,45,000 पंजीकृत पशुपालकों से
लाभान्वित पशुपालक 3,28,000 जिनसे गोबर खरीदा गया। आपका मूल प्रश्न था कि 1 लाख रुपया से ज्यादा किनको दिया गया, लेकिन टोटल आपने गोबर खरीदी और राशि के भुगतान के बारे में प्रश्न किया है। 105.12 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हुई है और 211 करोड़ का भुगतान किया गया है टोटल। उस तो है आगे तो प्रश्न तो उसी को क्यों नहीं उसका उन्होंने गोबर वर्मी कंपोस्ट के क्वालिटी के बारे में शिकायत कब पूछा? इसके आगे और कहा पूछा? कुछ फिर से दोहरा दीजिए फिर। चलिए, बस एक प्रश्न मैं पूछता हूं इसमें, प्रदेश में गोबर खरीदी है तो कितने गौठान समिति तथा कितनी गोधन खरीदी केंद्र संचालित है? तो पीआई बता दो। जब मैं इसी को पढ़ रहा था तभी ब्रिजमोहन जी ने कह दिया कि उतने ही सम्मान से मैं उत्तर दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, टोटल गौठान 10,687 टोटल पूछे ना, उसमें से गोबर क्रय 9,560 गौठानों में हो रहा है। एक प्रश्न और, हाँ माननीय, आप ये बता दो कि खरीदे गए गोबर से कितने लीटर पेंट का निर्माण किया गया है? आप बता रहे थे कि इसका पोताई हो गया, उसका पोताई हो गया, ठीक है, और आपने बताया है कि 1575 विक्रेताओं ने 1 लाख से अधिक का गोबर बेचा है, ठीक है, उन्हें कुल कितनी राशि का भुगतान अब तक किया गया है? ये दोनों प्रश्न एक साथ। माननीय अध्यक्ष जी, 1 लाख रुपये से अधिक जिन लोगों को भुगतान हुआ है, इसमें 33 डेयरी, 9 गौशाला, 1533 पशुपालक। पहला नाम है प्रेम आर्या, ममा जानथस नहीं का, वो जाना तो बुंदेली के मोरे क्षेत्र के। ले भाई सुना नाम जन क्या पूछे ना, 1 लाख से ज्यादा वाले फिगर बताए फिगर। इसमें महावीर आप समझ गए महावीर महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर केवल इतके है कि चौबे जी बहुत दुहाई दिए हवा कि गोबर खरीदी में ये हो गए कि बहुत पैसा दिए हम। 2020 में जिसका मैं तो अभी बताया, मैं पढ़ा नहीं, वो का हिसाब लगाया तो 6 रुपया प्रतिदिन आते। मनरेगा के 200 रुपया भुगतान होते एक दिन के, और एक प्रतिदिन के जिन भुगतान होए 6 रुपया के हिसाब से होए। ऐसा कोई आपके पास में संशोधन करे के या कोई नया बनाए के है कि जेकर से उनला रोजी मिल जावा, इसका कानून का पैसा मिल जाए गोबर के 6 रुपया में छत्तीसगढ़िया का ठगे के, और छत्तीसगढ़िया पेट भरने वाला नहीं है। 6 रुपया प्रतिदिन। उपाध्यक्ष जी, ये 23वें-24वें नंबर में माननीय रजनीश जी का प्रश्न है, उसी को लेकर के धर्म भैया ये प्रश्न कर दिए कि 6 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से गोपालकों को मिल रहा है जिन्होंने गोबर का विक्रय किया है। अरे श्रीमान, वो 3 किलो गोबर जाके 6 रुपया रोज कमाता है, ऐसा कोई कानूनी नहीं है। जब मर्जी तब गोबर ले जाता है। जी होते तो गोबर करते नहीं तो करे। अरे गौठान समिति में नियमित रूप से आते, कागल चेक करे गए नहीं गए, चेक करेंगे और रजिस्टर ले जाके देखबे कैसना चंडी आते, दूध का चंडी गोबर के गरवा बच्चों के गोबर करेंगे, टाइम टेबल नहीं रहेगा बाबा होगा। चलो आगे। उपाध्यक्ष जी, माननीय ने प्रश्न किया था कि टोटल कितनी राशि ये जो 1 लाख रुपया से अधिक जो सेल किए हैं उनको मिला है। इसकी टोटल मात्रा है 15.63 लाख क्विंटल। इसका मतलब है लगभग 30 करोड़ रुपया। टोटल होता है 211 करोड़ रुपया का भुगतान हुआ है। उसमें ये जो लोग हैं 1533, उनको 30 करोड़, जिसमें गौशाला भी शामिल है। माननीय डॉक्टर साहब ने जो प्रश्न किया, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे बड़ा राजनांदगांव का गौशाला भी इसमें शामिल है, महावीर गौशाला भी इसमें शामिल है। सारे लोगों को डेयरी का जो
काम था जिसको घाटे का काम मानते थे, मैं लिस्ट बता देता हूं। अभी 1 साल से क्यों नहीं खरीद रहे हैं उसको दिखवा दूंगा, लेकिन रायपुर ये लगभग 10,42,000 रुपया महावीर गौशाला को पेमेंट हो चुका है। अभी 1 साल से नहीं खरीद रहे, मैं विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दूंगा। ये जब हमने ऐसी योजना बनाया है तो उसको चलना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आपने पूछा ना, चलिए आप एक प्रश्न, चलिए पुन्नूलाल मोहल्ले जी। माननीय मैं जानना चाहता हूं, ये कितने गाय और भैंसों से गोबर खरीदे गए ये बताएंगे। चलिए श्रीमती इंदू बंजारे जी, अरे वो पॉइंटेड प्रश्न पूछिए आप, ये कोई प्रश्न थोड़ी होता है, ये प्रश्न ऐसा नहीं होता। ये जब ले गोधन विपक्ष के साथ गिनती करने के लिए चलिए जो बनाएंगे उसमें इसको लेके जाओ। बाकी मांगता है, हाँ भुगतान के बारे में पूछ लीजिए, आप कितने भाई बोलोगे, गिनती करने के लिए इनको भेजा जाए। 7 लोग डेयरी का भुगतान नहीं हुआ। हाँ भुगतान के विषय में पूछ लीजिए, बता दीजिए आप। मतलब आपका है प्रेमारी का जो आपने बोला, चलिए अब मैं शर्मा का नहीं हुआ, यादव का, बहुत से डेयरी का भुगतान के विषय में 300 गायों का वो लोग गोबर बेचते हैं। वैसे पूरा प्रदेश का बता देते हैं भुगतान का भी कहां का नहीं हुआ और कितने गाय और जानवर। चलिए भुगतान के संबंध में बताइए। उपाध्यक्ष महोदय एक प्रश्न में, ठीक है इसी में चलिए आप पूछ लीजिए, आप भी पूछ लीजिए भुगतान के संबंध है तो। भुगतान से संबंध है और गोबर को मेरा दिल्ली में प्रस्ताव कर दो। उपाध्यक्ष महोदय मैं सिर्फ छोटा 2 प्रश्न कर दे रहा हूं। एक तो गोबर बेचने के नियम क्या है, गोबर कौन बेच सकता है, और दूसरा मेरा प्रश्न में आया है कि 67% का उपयोग हुआ है, 33% का नहीं हुआ। चलिए भुगतान और नियम बता दीजिए। जितना गोबर का भुगतान हुआ है, इसके बाद आप तैयार कितना लाभ हुआ है, हानि हुआ है, हानि हुआ है तो कितना हानि है जो भुगतान, इसमें लगभग सब प्रश्न आ गए हैं, अन्य को जाएंगे। उपाध्यक्ष जी, आदरणीय पुन्नूराम मोहिले जी सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, मेरे मामा जी हैं, उनने प्रश्न भुगतान के बारे में पूछा है। ये निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है, हर 15वें दिन गोधन न्याय योजना का भुगतान होता ही है। अगर मुंगेली जिले में शेष है तो मैं उसको श्रीमती इंदू बंजारे जी दूसरा हो गया तो आ गया। रजनीश जी ने प्रश्न किया नियम के बारे में, रजनीश जी के प्रश्न तक तो उत्तर आएगा नहीं, वो नंबर जाएगा नहीं। 67% के बारे में उन्होंने पूछा है पिछले प्रश्न का हवाला देकर के। माननीय अध्यक्ष जी, तब गोबर से वर्मी कंपोस्ट सुपर कंपोस्ट का जो परिवर्तन का जो रेशियो था, हम लोग 42 से 44% मानते थे, लेकिन 2 साल योजना चलाने के बाद हमारी जो टेक्निकल टीम है, विशेषज्ञों की टीम है, उन्होंने कहा कि 33 से 34% से अधिक इसमें खाद नहीं बन सकता। इस कारण जो आदरणीय रजनीश जी ने प्रश्न किया है, वो जो हुआ है उतना कमी इसलिए पाया गया है। श्रीमती इंदू बंजारे जी, अब भुगतान करेंगे, भुगतान के बाद आप प्रश्न कीजिए, अब इसमें खत्म। मैंने माननीय मंत्री महोदय जी से जो प्रश्न पूछा था, उसमें माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में ये कहा है कि मेरे पामगढ़ क्षेत्र में कुल 359 आंगनबाड़ी केंद्र और 36 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इसमें लगभग 167 भवन विहीन हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहूंगी कि 167 लगभग 50% भवन विहीन है, तो क्या कारण है और विभाग की ओर से इसके लिए क्या प्रयास किया गया है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न यह है कि इन्होंने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि 21-22 और 22-23 तक एक भी भवन निर्माण नहीं किया गया है। तो इसके भी मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि लगातार हमने पत्र के माध्यम से बजट में जोड़ने के लिए अपने क्षेत्र के जितने भी आंगनबाड़ी जर्जर भवन है, नवीन भवन के लिए बजट में शामिल करने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन क्या ऐसे क्या कारण है कि 21-22 से 23 साल इनके कार्यकाल में एक भी इन्होंने आंगनबाड़ी भवन का निर्माण नहीं कराया है। माननीय मंत्री। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको आंगनबाड़ी भवन विहीन की संख्या तो दे दी हूँ, और जो 22-23 में एक भी निर्माण कार्य भवन का नहीं हुआ है, तो उसमें केंद्र में इसका कोई बजट नहीं आया, इसलिए 22-23 में इसका कोई निर्माण
नहीं किया गया है। और पूर्व में कुछ भवन की स्वीकृति हुई है, वो कुछ अपूर्ण है और कुछ अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है। और इसके कारण, क्योंकि इसका रेट भी केंद्र सरकार ने अभी 12 लाख कर दिया गया है, इसके कारण अभी एस्टीमेट हमारे प्रदेश से या जिला पंचायत से देते हैं 8 लाख जिला मनरेगा से देंगे और 2 लाख 15वीं वित्त से देंगे और 1 लाख केंद्र गवर्नमेंट से और 1 लाख राज्य सरकार की गवर्नमेंट से देंगे। इसलिए अभी वित्त को इसके लिए प्रशासनिक उसके लिए एस्टीमेट के लिए भेजा गया है। उसके बाद से जो स्वीकृति हुई है उसका निर्माण भी कराएंगे और जो नहीं हुआ है उसके लिए हम लोग केंद्र को लिख रहे हैं कि यहाँ आंगनबाड़ी विहीन है और राज्य में जितने भी उसके लिए स्वीकृति के लिए लिख रहे हैं। और अभी राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र के 100 आंगनबाड़ी की स्वीकृति दे दी गई। नहीं, मेरा प्रश्न ये कि मेरे पामगढ़ क्षेत्र में क्या आपने नवीन भवन निर्माण कराने की स्वीकृति मिली है, या आपने अपने जवाब में अभी बोला कि कई स्वीकृत हैं और कई अधूरे हैं। तो मैंने अपने पूरे प्रश्न में ये भी पूछा था कि कितने निर्माण हो रहा है और अधूरा पूर्ण की जानकारी, लेकिन आपने इसमें जानकारी नहीं बताई है, तो उसकी सूची भी उपलब्ध कराइए। और केंद्र अगर सरकार नहीं देती है तो क्या राज्य सरकार भवन नहीं बनाएगी? इससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ प्रश्न। नहीं, ये केंद्रीय परिवर्तित योजना है, इसलिए केंद्र का इसमें 50-50 केंद्र और राज्य का दोनों 50-50 है। पहले 80-20 था, उसके बाद से 60-40 हो गया, उसके बाद अब 50-50 हो गया। तो दोनों सरकार की उसमें स्वीकृति होती, तभी 50-50 का राशि दोनों सरकार की। और स्वीकृत भवनों में अपूर्ण है 53 अपूर्ण भवन है अभी। वो जैसे ही केंद्र सरकार ने 12 लाख की जो एस्टीमेट भेजा है उसमें सब हम लोगों ने प्रक्रिया चालू कर दिया है और जैसे ही पैसा व्यवस्था हो जाएगा राशि, उसके बाद भवन निर्माण चालू होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि संविदा कर्मचारियों को क्या वित्तीय और प्रशासनिक देने के निर्देश हैं क्या, और अगर नहीं है तो 4 अधिकारियों को आपने प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिए हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या आप कार्रवाई करेंगे? और छत्तीसगढ़ में कितने सब इंजीनियर के, कितने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के, कितने एसी के, कितने सीई के पद रिक्त हैं और कितने स्वीकृत हैं और कितने फील्ड में हैं और कितने ऑफिस में हैं, ये बता दें। माननीय बृजमोहन जी स्वयं जल संसाधन के मंत्री रहे हैं, विभाग में क्या स्थिति वो स्वयं समझते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिन 4 अधिकारियों का आपने कहा, निश्चित रूप से उनको वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन तारीख भी बता दूंगा, आदेश की कॉपी आपको दे दूंगा, उसके बाद उनके वित्तीय अधिकार वापस ले लिए गए। और जहां तक रिक्तियों का सवाल है, 400 इंजीनियर हो सकते हैं क्या, अगर नहीं हो सकते तो क्या आप कार्रवाई करेंगे क्या जिन्होंने वित्तीय अधिकार और प्रशासनिक अधिकार दिए? कोई आवश्यक नहीं है और कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक भर्ती की सवाल है, असिस्टेंट इंजीनियर 100 भर्ती हो चुका है इस कार्यकाल में, 400 सब इंजीनियरों की भर्ती अंतिम चरण में है। आरक्षण का मसला है, माननीय आप हमारी मदद करिए, छत्तीसगढ़ के नौजवानों के हितों का सवाल है। छत्तीसगढ़ के प्रश्नकाल समाप्त। तो 15 साल तो भर्ती नहीं किए भाई, सही है, सही कर रहे हैं श्री